तो लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 4 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको अंत तक देखिएगा जिससे कि आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएं और इससे जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके सवाल बनेंगे आप सबके सब कर पाएँ। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स के अपडेट्स हुए या जितने भी अपडेट्स होते हैं सभी तरह के अपडेट्स वहीं पे दिए जाते हैं। तो आज देखते हैं 4 जुलाई करंट अफेयर्स। गाइस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करें या आरओ एडवोकेट जनरल मेंस की प्रिपरेशन करें तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कि ट्रांसजेंडर स्टेटस दिया गया था, यानी कि इंडियन सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है। GS1 का जो सिलेबस आता है कि ट्रांसजेंडर स्टेटस ग्राउंड्स एडम हैरीज ड्रीम टू बी अ पायलट। तो एडम हैरी एक पर्सन है केरला से, तो वो ट्रांसजेंडर स्टेटस उनके पास है, तो इस वजह से वो पायलट नहीं बन पा रहे हैं। तो 2019 में एडम हैरी शॉट टू फेम एज द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर ट्रेनी पायलट सेट टू रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द केरला गवर्नमेंट। तो केरला गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट मिला था 2019 में और वो पहले कमर्शियल पायलट बनना चाह रहे थे जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हों। 2 साल बाद ही इज़ अ डिलीवरी पर्सन फॉर जोमेटो बिकॉज द DGCA सेज ही इज़ अनफिट टू फ्लाई एज लॉन्ग एज ही इज़ ऑन अ हार्मोन थेरेपी। क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी पे चल रहे हैं, तो उनका कहना ये है, DGCA का कहना ये है क्योंकि वो हार्मोन थेरेपी पे चल रहे हैं इसलिए वो अनफिट हैं और वो फ्लाई नहीं कर सकते और अभी वो जोमेटो के साथ एक डिलीवरी पर्सन के रूप में काम कर रहे हैं। 23 ईयर ओल्ड जो कि एक प्राइवेट पायलट लाइसेंसी हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका से एक प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया था, सिक्योर्ड एडमिशन टू द राजीव गांधी अकेडमी फॉर एविएशन टेक्नोलॉजी इन तिरुवनंतपुरम जो कि केरला की राजधानी है। जनवरी 2020 में उन्होंने एडमिशन लिया। केरला गवर्नमेंट का जो वेलफेयर फंड प्रोग्राम चल रहा है ट्रांसजेंडर पीपल के लिए। एक जो PPL होता है यानी कि जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है वो अलाउ करता है उसके होल्डर को कि आप एक एरोप्लेन चला सकते हो एज अ हॉबी के रूप में, यानी कि हॉबी के रूप में आप एरोप्लेन चला सकते हो जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है। अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो कमर्शियल पायलट के लिए आपको फ्लाइंग में अगर करियर बनाना है अपना, यानी कि आप किसी एयरलाइंस के साथ चाहते हैं जिससे कि आप उसमें पायलट बन पाएँ, कमर्शियल पायलट बन पाएँ, तो उसके लिए आपको एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो एविएशन रेगुलेटर है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA, वो अलाउ करता है किसी भी पर्सन को विद जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया का मीनिंग क्या हुआ कि अनईज ड्यू टू मिसमैच बिटवीन सेक्स असाइंड एट बर्थ एंड अ पर्सनस जेंडर आइडेंटिटी। यानी कि जेंडर डिस्फोरिया का मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पे कोई बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम पे उसका जो सेक्स बताया गया था कि ये मेल है फीमेल है क्या है, तो उसमें अगर मिसमैच हो कि जो उसको बर्थ के टाइम पे बताया गया था और बाद में जब वो पर्सन बड़ा होता है तो वो अपने आप को किस तरह से महसूस करता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है कि वो क्या महसूस करता है कि क्या वो मेल है या फीमेल है, अगर इस चीज़ में मिसमैच होता है तो इसको जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है। हु हैज़ अंडरगोन अ जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी, तो उनका एक जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी हुआ और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हुआ सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स दैट हैव टू बी फॉलोड। भारत में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, उसने रिकग्नाइज़ किया कि जो तीसरा जेंडर पर्सनस हैं वर एंटाइटल्ड टू फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा गया कि जो थर्ड जेंडर हैं जिसमें LGBTQ कम्युनिटी को भी इंक्लूड कर लिया जाता है कि वो सब जो हैं वो उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। इट हेल्ड दैट नो थर्ड जेंडर पर्सन शुड बी सब्जेक्टेड टू एनी मेडिकल एग्जामिनेशन विच वुड इन्वेड देयर राइट टू प्राइवेसी। तो ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी थर्ड जेंडर पर्सन को किसी भी रूप में मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर नहीं रखना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ है तो आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाएंगे उन पर्सनस का, क्योंकि इससे उनका जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन होता है। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, GS1 में जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी से न्यूज़ आती है मेजरिंग क्वेक्स की। अफगानिस्तान में पिछले दिनों देखा गया कि अभी बहुत ही एक खतरनाक भूकंप आया 5.9 रिएक्टर स्केल की इंटेंसिटी का, जिसके वजह से 1000 से लोग ज़्यादा मारे गए वहाँ पे और कई हज़ार वहाँ पे घायल हुए। तो अब बात की जा रही है कि ये अर्थक्वेक्स आते कैसे हैं, इनको नापा कैसे जाता है, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी समझते हैं इसकी। तो रिसेंटली एक पावरफुल अर्थक्वेक आया मैग्नीट्यूड 5.9 का रिएक्टर स्केल पे, जिसने अफगानिस्तान के एक रिमोट टाउन को हिट किया जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। अकॉर्डिंग टू US फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, 5.9 जो रिएक्टर स्केल पे जो अर्थक्वेक आया है उसमें इतनी ताकत थी जितनी कि 37 टाइम गुना अगर आप एनर्जी रिलीज़ करेंगे जो एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा पे डाला गया था। तो हिरोशिमा पे जो एटॉमिक बॉम्ब डाला गया था US के द्वारा, उससे 37 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई है 5.9 रिएक्टर स्केल के अर्थक्वेक पे।
तो अर्थक्वेक्स कैसे होते हैं पहले तो वो समझते हैं। तो सबसे पहली बात आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से अर्थ की जो क्रस्ट है और अपर मेंटल है, यानी कि अगर आप देखेंगे, अगर आप अर्थ को इस तरह से, मैं अर्थ का एक पोर्शन आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो जो सबसे ऊपर की लेयर होती है क्रस्ट होती है, फिर क्रस्ट के बाद फिर अपर मेंटल होता है, फिर लोअर मेंटल होता है, फिर आउटर कोर होता है और फिर इनर कोर होता है। और इस तरह से करके हम 6370 किलोमीटर जो अर्थ की रेडियस एक्चुअली में है, जिसको हम रैंडमली या रफली 6400 किलोमीटर लिख देते हैं, एक्चुअल में वो 6370 किलोमीटर है। तो जो अर्थ की रेडियस है वो 6370 किलोमीटर है, और जो क्रस्ट है ये शुरू का जो 30 किलोमीटर का या 40 किलोमीटर का जो एरिया होता है, जो डेप्थ है, उसको क्रस्ट माना जाता है। तो जो अर्थ की क्रस्ट है और अपर मेंटल है, यानी कि अर्थ की ये जो क्रस्ट हुई और ये जो अपर मेंटल वाला हिस्सा हुआ, ये दोनों जब आपस में टकराते हैं, रगड़ करते हैं, मेड ऑफ लार्ज रिजिड प्लेट्स दैट कैन मूव रिलेटिव टू वन अनदर, तो ये एक दूसरे के रिलेटिव चलते हैं। यानी कि अगर क्रस्ट इस तरह से जा रहा है और मेंटल इस तरह से जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराएंगी और रगड़ खाएंगी। तो स्लिप ऑन फॉल्ट्स नियर द प्लेट बाउंड्रीज कैन रिजल्ट इन अर्थक्वेक्स। तो जो अब प्लेट की जो बाउंड्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल प्लेट बाउंड्री क्या होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। मान लेते हैं इस तरह से आप एग्जांपल देखें, अगर मान लेते हैं ये प्लेट है जिसमें हम खाना खाते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये वो प्लेट है जिस पे आप खाना खा रहे हैं। तो अगर आपकी सब्ज़ी या रोटी वगैरह जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं यहाँ वो बीच में रखी हैं, तो अगर इस प्लेट को मैं हिलाता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं बिल्कुल यहाँ पे साइड में रख दूँ, इस प्लेट के बिल्कुल साइड में मैंने कोई रोटी का टुकड़ा या कुछ भी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी, और अब आप इस प्लेट को हिलाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई हैं वो टेन टू फॉल, यानी कि हो सकता है कि वो गिर जाएं, इस प्लेट से निकल के गिर जाएं। यानी कि जो चीज़ें प्लेट के बीचों बीच रखी है उस पर अगर ये प्लेट हिलाते भी हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज़ें इस प्लेट के किनारों पर रखी हैं, अगर वहाँ पे कोई चीज़ हिलाई जाएगी वहाँ पे रखने के बाद, तो वो चीज़ हो सकता है वो गिर जाए। सिमिलर वे में पृथ्वी के साथ होता है कि जो भी एरियाज़ इन प्लेट बाउंड्रीज़ पे होते हैं, जब ये प्लेट्स हिलती हैं तो सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो इन प्लेट बाउंड्रीज़ पे ही होता है। प्लेट के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा या बहुत कम फ़र्क पड़ेगा। तो आप कुछ इसी तरह से मान के चलिए, जिस तरह से अगर हम भारत में देखें तो भारत में जो हिमालयाज़ हैं वो हिमालयाज़ प्लेट बाउंड्री पे बने हुए हैं। भारत की प्लेट बाउंड्री यानी कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और जो ऊपर यूरेशियन प्लेट है। तो इसलिए जब भी प्लेट में कुछ भी अगर वो खिसकती है और यहाँ पे कुछ भी अर्थक्वेक टाइप जैसी चीज़ें आती हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे होता है, हिमालय के रीजन में। और हिमालय के रीजन में हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जितने राज्य हैं सब आते हैं। तो लाइक वाइज जो अफ़गानिस्तान का एरिया है वहाँ पे भी प्लेट बाउंड्रीज़ हैं। तो उस प्लेट बाउंड्री में जो भी बिल्कुल इस प्लेट बाउंड्री के मार्जिन पे होगा जगह, जैसे अफ़गानिस्तान में रहा, तो वहाँ पर भूकंप आया और भूकंप आने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो हमने यही पढ़ा है कि स्लिप ऑन फॉल्ट्स नियर द प्लेट बाउंड्रीज। अब देखिए प्लेट बाउंड्रीज़ की जो पास में, यानी कि इस प्लेट की, और ये दो प्लेट्स से मान लेते हैं, इस प्लेट की जो बाउंड्री पे जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर ज़मीन पे जो घर बने हुए होंगे, तो यहाँ पर जब भी ये अर्थक्वेक आएगा तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो इन दो प्लेट की बाउंड्रीज पे होगा। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक रप्चर स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस या हाइपोसेंटर। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं ज्योग्राफी में हमेशा, कि जो ज़मीन के अंदर वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक उत्पन्न हुआ उसको हम फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर कहते हैं। और उस फोकस के जस्ट ऊपर जो एक होता है, जो ज़मीन के सरफेस पे आपको पॉइंट मिलेगा, उसको एपिसेंटर कहा जाता है। अगर मान लेते हैं, मैं आपको डायग्राम से बना के दिखाना चाहूँ कि अगर ये लैंड सरफेस है, लैंड सरफेस के नीचे यहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, तो इसको कहा जाएगा फोकस या हाइपोसेंटर। और इसके ठीक ऊपर ज़मीन पे जो पॉइंट हमें दिख सकता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे एपिसेंटर। अब बात करते हैं सीस्मिक वेव्स क्या हैं, यानी कि वो वेव्स जिससे हम पता लगाते हैं कि भूकंप आ रहा है, जो सीस्मिक वेव्स हैं वो क्या हैं। तो एनी इलास्टिक मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस स्ट्रेचेज इन अ प्रोपोर्शनल वे अंटिल द इलास्टिक लिमिट इज रीच। तो ये कहा जा रहा है कि जब भी कोई इलास्टिक मटेरियल होगा, मान लेते हैं रबर बैंड है जो कि इलास्टिक मटेरियल है, उसको जब तक आप खींचते रहेंगे किसी प्रोपोर्शनल वे में, तो जब वो तब तक खींचती रहेगी जब तक उसकी इलास्टिक लिमिट रीच नहीं हो जाती। और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी इलास्टिक लिमिट रीच हो जाएगी, तो यानी वो रबड़ जो है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में खींच देंगे तो वो टूट जाएगी। When the elastic limit is crossed, it breaks. Similarly, the earth also has an elastic limit, and when the stress is higher than this limit, it breaks. तो यानी कि पृथ्वी में भी उसी प्रकार से, जिस तरह से कि एक रबड़ में इलास्टिसिटी होती है कि जब आप रबड़ को खींचकर कहीं पर बांधना चाहते हैं तो वो बंध जाती है, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा अमाउंट में खींचेंगे तो वो रबड़ बैंड टूट जाती है। सिमिलर वे में पृथ्वी में भी अपनी एक इलास्टिसिटी है। तो जब तक वो पृथ्वी अंदर से हिलती रहती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो उसकी पृथ्वी की जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है, तो वहाँ पे भी रप्चर हो जाता है।
देन देर इज़ अ जनरेशन ऑफ हीट एंड एनर्जी इज रिलीज, तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सिंस द मटेरियल इज इलास्टिक द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक वेव्स, क्योंकि जो मटेरियल अपने आप में इलास्टिक है तो एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो इलास्टिक वेव्स के रूप में ही रिलीज़ होती है। दीज प्रोपोगेट टू अ डिस्टेंस डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द इम्पैक्ट। तो अब ये जो वेव्स हैं, यानी कि जो जितनी भी एनर्जी है इलास्टिक वेव्स के रूप में, ये काफ़ी दूर तक ट्रैवल करके जाती हैं। दीज आर नोन एज सीस्मिक वेव्स, और इन्हीं को सीस्मिक वेव्स कहा जाता है। अब बात आती है कि अर्थक्वेक्स मेज़र कैसे किया जाता है। तो अर्थक्वेक आर मेजर्ड बाय सीस्मोग्राफिक नेटवर्क, एक सीस्मोग्राफिक नेटवर्क के थ्रू उसको मेज़र किया जाएगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पे सीस्मिक स्टेशन बना दिए जाएंगे जो ग्राउंड की शेकिंग को मेज़र करते हैं, कि जब ज़मीन जो हिलती है उसको मेज़र करते हैं। भारत में नेशनल सीस्मोलॉजिकल नेटवर्क जो है वो ये काम करता है। इसकी हिस्ट्री रही है पिछले 120 सालों से। उसके सेंसर्स जो हैं अब अर्थक्वेक को डिटेक्ट कर सकते हैं विदिन 5 to 10 मिनट्स, यानी कि 5 से 10 मिनट के अंदर ही अर्थक्वेक को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो एक रिलेशनशिप है क्वांटम ऑफ एनर्जी रिलीज एंड अ वेव एम्पलीट्यूड, यानी देखिए अब वेव का जो ये एम्पलीट्यूड होता है, जो ऊपर नीचे जो वेव चलती है इसको वेव एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये जो वेव एम्पलीट्यूड है और कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसमें एक रिलेशन है। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज़ अ फंक्शन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव का मतलब क्या हुआ कि ये टाइम पीरियड का एक फंक्शन हुआ, यानी कि कितने टाइम में आपको एक फ्रिक्वेंसी की, मान लेते हैं एक एम्पलीट्यूड की जो वेव मिल रही है वो कितने टाइम पीरियड में मिल रही है। तो जितनी जल्दी वो मिलेगी उतनी तेज़ भूकंप आएगा, जितनी वो स्लो मिलेगी उतना स्लो आएगा। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट द मेजर्ड वेव एम्पलीट्यूड इनटू द एनर्जी रिलीज्ड फॉर दैट अर्थक्वेक। तो अब जो हम एनर्जी कहते हैं कि भाई इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो उस एनर्जी को हम कैसे लेके आ पाते हैं। हम क्या करते हैं, ये एम्पलीट्यूड जो है वेव्स का, इसको मेज़र करते हैं। जब हम इसको मेज़र करते हैं तो इसकी हेल्प से कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई होगी उसको नापते हैं। दिस इज़ वॉट सीस्मोलॉजिस्ट्स कॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल क्या है, तो देर इज़ अ मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक and was first defined by Charles F. Richter of the California Institute of Technology US in 1935। तो चार्ल्स एफ रिएक्टर के द्वारा सबसे पहले कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस में 1935 में अर्थक्वेक को नापने के लिए मैग्नीट्यूड बनाया गया था। मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक वो क्या है, ये एक लॉग के फॉर्म में होता है ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स मेजर्ड बाय द सीस्मोग्राफ। रिएक्टर स्केल मैग्नीट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड, उनको किसी होल नंबर में भी देख सकते हैं या डेसिमल में भी देख सकते हैं, जैसे कि 6.3 का आया, 5.2 का आया, जिस तरह से अभी अफगानिस्तान में 5.9 का आया है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस इट इज़ अ लॉगरिथमिक स्केल एन इंक्रीज ऑफ द होल नंबर बाय 1 यूनिट सिग्निफाइज अ 10-fold इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड अ 31 टाइम्स इंक्रीज ऑफ द एनर्जी रिलीज। जिसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं मैं कहता हूँ कि अभी भूकंप 5 का आया और कल को मैं कहता हूँ कि भूकंप 6 स्केल का आया, तो कहने को तो रिएक्टर स्केल पे तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भूकंप इससे थोड़ा सा ही बढ़ा होगा। 5 से अगर भूकंप 6 हो गया है, या मैं 4 से कहूँ कि 4 से 5 हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि एक लॉगरिथमिक स्केल पे बढ़ने का मतलब ये है कि उसका 10-fold इंक्रीज़ हो गया एम्पलीट्यूड में, यानी कि ये जो वेव्स हैं इसका 10-fold इंक्रीज़ हो गया है, और एनर्जी में देखा जाए तो 31 गुना एनर्जी बढ़ गई है। तो आप खुद मेज़र कर सकते हैं कि अगर 5.9 का रिएक्टर स्केल पे भूकंप आया है तो उसके अंदर इतनी एनर्जी रही है कि उसने इतनी ज़बरदस्त तबाही मचाई वहाँ पे। तो जोन्स को कैसे डेजिग्नेट करा जा सकता है, तो बेस्ड ऑन सीस्मिसिटी, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस्ड एंड जियोलॉजिकल एंड टेक्टोनिक क्वालिटीज़ ऑफ अ रीजन, कंट्रीज़ आर डिवाइडेड इनटू सेवरल जोन्स। तो सभी कंट्रीज़ को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत जोन 2 से लेके जोन 5 तक डिवाइड किया गया है। तो जोन 2 से लेके जोन 5 तक, तो जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। तो अमंग दीज जोन 5 इज़ द मोस्ट हजार्डियस एंड जोन 2 इज़ द लीस्ट हजार्डियस। तो जोन 5 जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है और जोन 2 जो है वो सबसे कम खतरनाक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तराखंड का मेजॉरिटी हिस्सा जोन 5 के अंदर आता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वेव्स, एक प्राइमरी वेव होती है जो पहले पहुंचती है, एक सेकेंडरी वेव होती है जो बाद में पहुंचती है, लेकिन सेकेंडरी वेव ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव है, यानी जो ज़्यादा नुकसान होता है वो सेकेंडरी वेव से होता है। मोस्ट सक्सेसफुल जो पूरी दुनिया में अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो जापान में है, क्योंकि जापान बहुत ज़्यादा ग्रसित है अर्थक्वेक से, क्योंकि वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे बेस्ड है। तो वहाँ पे कई हज़ारों उन्होंने डिवाइसेस लगा रखे हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगा रखे हैं जो ये पता करते हैं कि अर्थक्वेक इतना ज़्यादा तो नहीं आ रहा कि सुनामी बन जाएगी। उस चीज़ से बचने के लिए जापान ने काफ़ी अच्छा सिस्टम डेवलप किया है। रेस्पॉन्डर्स यानी कि रेस्पॉन्सेज आर सेंट टू अ सेंट्रल पॉइंट वेयर दे एस्टिमेट वेदर इट इज़ लार्ज इनफ टू फॉर्म अ सुनामी और सम अदर हज़ार्ड एंड प्रिकॉशनरी स्टेप्स आर टेकन। नेक्स्ट आता है उड़ीसा वुमेन के नाम पर एक फॉरेस्ट का नाम रखा गया है। तो विमेन एम्पावरमेंट के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, या कि रोल ऑफ विमेन इन द इंडियन सोसाइटी के ऊपर जो GS1 का जो सिलेबस है उसमें हम देख सकते हैं कि उड़ीसा की विमेन के नाम पर एक फॉरेस्ट
फॉरेस्ट का नाम रखा गया है क्योंकि उन्होंने उस फॉरेस्ट को बनाने में बहुत मदद की। तो एक्नॉलेजिंग हर वर्क इन इट्स अपकीप ऑफिशियल्स कॉल द 4 एकर्स सरोजनी वन। तो सरोजनी वन उसका नाम रखा गया है। ये सरोजनी नायडू के नाम पे नहीं है, ये सरोजनी जो वो लेडी हैं उनके नाम पे रखा गया है। GS3 से न्यूज़ आ रही है नेक्स्ट इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, सेविंग चेनकुरिंजी फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो चेनकुरिंजी एक पौधा है, एक पेड़ है, उसको क्लाइमेट चेंज से बचाने की बात की जा रही है। तो जो शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डिराइव्ड इट्स नेम चेनकुरिंजी अ स्पीशीज एंडेमिक टू द अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरला के अंदर आपको मिलेगा, वहाँ पे शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, जिसके ऊपर UPSC पहले भी एक बार सवाल पूछ चुका है 2020 के प्रीलिम्स में। तो बिलोंगिंग टू द एनाकार्डिया की फैमिली, द ट्री वॉज वंस अबंडेंट इन द हिल्स ऑन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द आर्यान कवू पास इन केरलास कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहा जा रहा है कि पहले ये पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इसकी प्रेजेंस जो है अब बहुत ज़्यादा घट रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर इस पर पड़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? केरला के अंदर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है। नेक्स्ट एक और न्यूज़ आती है एनवायरमेंट इकोलॉजी से कि भारत ने पिछले साल 540 स्पीशीज़ को ऐड किया है फोनल डेटाबेस में, यानी कि जो जानवरों की स्पीशीज़ हैं, फोना है यानी कि जो जानवरों का जो डेटाबेस होता है उसमें 540 स्पीशीज़ को ऐड किया गया है। इंडिया एडिड 540 स्पीशीज़ टू इट्स फोनल डेटाबेस इन 2021, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज़ टू 1,03,258। तो भारत में 1,03,258 अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ पाई जाती हैं। कंट्री ने 315 टेक्सोनॉमी को ऐड किया है फ्लोरा की 2021 में, और फ्लोरल टेक्सोनॉमी जो है भारत में वो 55,000 हो गई हैं। ऑफ द 540 फोनल स्पीशीज़ 406 तो नई डिस्कवरी है, 134 जो है नए रिकॉर्ड्स हैं भारत से। 13 न्यू जनरा डिस्कवर किए गए हैं 2021 में, और एक स्पीशी मैमल की पाई गई है, 35 रेप्टाइल्स हैं, 19 स्पीशीज़ ऑफ पाइसिस हैं यानी कि मछलियों में हैं। जो न्यू मैमल स्पीशी है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो नई मैमल स्पीशी है वो कौन है? वो है क्रॉकीड्यूरा नारकोंडमिका, यानी कि देखिए नारकोंडम से मिला होगा इसलिए इसको नारकोंडमिका कहा है, जो कि वाइट टूथेड श्रू है यानी कि चूहे के रूप में होता है। ये नारकोंडम आइलैंड से मिला है, ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में जो पाया जाएगा आपको। अमंग द रेप्टाइल्स डिस्कवर्ड इन 2021 नोटेबल इज़ द बोएगा विटेकरी। तो बोएगा विटेकरी मिली है विटेकर कैट स्नेक से, या विटेकर कैट स्नेक उसका नाम भी है। ये वेस्टर्न घाट से मिला है, तमिलनाडु से। विद 1.03 लाख स्पीशीज़ ऑफ फोना, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 6.1% ऑफ फोनल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 1.03 लाख स्पीशीज़ फोना की मिली हैं भारत में या हो चुकी हैं, ये पूरी दुनिया की फोनल डाइवर्सिटी की 6.1% काउंट करती है, यानी कि जो अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है। अकॉर्डिंग टू बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, regions such as the western ghats and the northeastern regions have contributed 28% of the total discoveries। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, यहीं से 28% से भी ज़्यादा डिस्कवरीज हुई हैं। स्टेट वाइज एनालिसिस देखें तो सबसे ज़्यादा जो डिस्कवरीज हुई हैं वो केरला से हुई हैं, उसके बाद महाराष्ट्र से हुई हैं, और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश से हुई हैं। नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट सेज GST काउंसिल्स रिकमेंडेशन नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर एंड स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में कहा था कि GST काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं वो राज्यों पे या केंद्र पर बाइंडिंग नहीं रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि GST काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट, यानी रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट पे या स्टेट लेजिस्लेचर पर बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, एक अपील सुनी है अगेंस्ट द गुजरात हाई कोर्ट। 2020 में हाई कोर्ट ने कहा था कि एक रूल किया था against the levy of IGST on Indian importers on the ocean freight. This tax was levied on a reverse charge basis। अब देखिए ये जो टैक्स लेवाई किया गया था ये रिवर्स चार्ज बेसिस पे किया गया था। इसका मतलब है द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिकम्स लाइबल टू पे द टैक्स इंस्टेड ऑफ द प्रोड्यूसर। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ कि यानी कि जो पर्सन गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा, ना कि जो गुड्स और सर्विसेज बना रहा है। यानी कि प्रोड्यूसर को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, रेसिपिएंट को टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो रेसिपिएंट होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसको रिवर्स चार्ज बेसिस कहा जा रहा है। ऑन द कंटेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल आर बाइंडिंग ऑन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द GST काउंसिल में ओनली टेक रिकमेंडेशंस। तो देखिए गवर्नमेंट का कहना ये था कि जो रिकमेंडेशंस हैं GST काउंसिल की वो बाइंडिंग होती हैं लेजिस्लेचर पर, एग्जीक्यूटिव पे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है नहीं, ऐसा नहीं है। GST काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस जो भी वो कहते हैं वो सिर्फ मात्र रिकमेंडेशंस हैं, उनको फॉलो किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द GST काउंसिल डज नॉट सजेस्ट दैट दीज रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग। Parliament and state legislatures
हैव साइमल्टेनियस पावर टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी। तो ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास साइमल्टेनियस पावर है, यानी दोनों के पास एक साथ पावर है कि वो जीएसटी पे लेजिस्लेट कर सकती हैं। हैंस मेकिंग द रिकमेंडेशंस बाइंडिंग वुड गो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। नेक्स्ट आता है टू द मून की। अगर हम बात करें तो नासा ने, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, उसने एक नया मिशन भेजा है कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट के नाम से, जो कि न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है 28 जून को, और वो चांद पे पहुंचेगा नवंबर 13 में। कैपस्टोन जो है वो ल्यूनर ऑर्बिट को स्टडी करेगा और नासा का प्लान है कि वहाँ पे एक स्पेस स्टेशन भी बनाया जाए जो कि मून को ऑर्बिट कर सके इन स्टेबल पाथ, मेकिंग इट ईजियर फॉर एस्ट्रोनॉट्स टू रीच मोर पार्ट्स ऑफ द मून। तो ये भी कहा जा रहा है कि मून के अलग अलग पार्ट्स में पहुँचने के लिए ईजीनेस हो सके एस्ट्रोनॉट्स के लिए, तो कहा जा रहा है कि कैपस्टोन जो है ये काम करेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कैपस्टोन किसके द्वारा भेजा गया है, यूएस के द्वारा भेजा गया है, यूएस की नासा के द्वारा भेजा गया है, और ये अपने आप में एक ल्यूनर मिशन है, यानी कि चंद्रमा को स्टडी करने के लिए मिशन है। नेक्स्ट आता है न्यू पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। अब देखिए प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन अपना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। वो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेता है कोई भी प्लांट, जिससे कि वो अपनी जो डेली नीड्स हैं, उस प्लांट की जो ज़रूरत हैं उसको पूरी करता है। तो एक जीन है MADS27 जो रेगुलेट करता है नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन प्लांट के अंदर, रूट का डेवलपमेंट रेगुलेट करता है और स्ट्रेस टॉलरेंस करता है। उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं एक माइक्रो RNA के द्वारा, जिसका नाम है MIR444। तो इसको स्टडी किया गया, इस मैकेनिज्म को चावल में भी किया गया और टबैको में भी किया गया। तो क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो इसको देखें तो अप्रोच क्या है कि रिसर्चर्स यूज राइस एंड टबैको प्लांट्स टू स्टडी द मैकेनिज्म। प्लांट्स ज़्यादातर जो एब्सॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन वो मिट्टी से करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन वैसे तो हमारी एटमॉस्फेयर में भी आपको मिलेगा 71% नाइट्रोजन है, लेकिन इतना नाइट्रोजन होने के बावजूद भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए नाइट्रोजन को मिट्टी में होना पड़ता है। इसके वजह से ही हम नीम कोटेड यूरिया भी डालते हैं जिससे कि नाइट्रोजन मिल जाए, और राइजोबियम बैक्टीरिया भी यही काम करता है। तो इन द फॉर्म नाइट्रेट्स एंड अमोनियम। एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन की बात की जा रही है। नाइट्रोजन पार्ट है, क्लोरोफिल का भी पार्ट होता है, अमीनो एसिड का भी होता है और न्यूक्लिक एसिड का भी होता है। देर इज़ अ नीड टू रेगुलेट एंड ऑप्टिमाइज नाइट्रोजन इनटेक इन प्लांट्स सो दैट द एक्सेस इज नॉट डम्प्ड इन सॉइल एंड वाटर। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नाइट्रोजन जब से किसानों को ये पता चला है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने अंधाधुंध नाइट्रोजन डालना शुरू कर दिया है पौधों पे, जिससे कि जितने पौधों को रिक्वायरमेंट होती है पौधे उतनी तो ले ही लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होती है वो सॉइल को कंटामिनेट करती है, सॉइल को ख़राब करती है, और पानी बारिश के पानी के साथ बहकर वो पानी की जो रिजर्वायर्स हैं या रिसोर्सेज हैं, जैसे कि नदियाँ हो गई, उनको भी प्रदूषित कर देती है। तो इस वजह से जो नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ मानी जाती थी, धीरे धीरे वो इन्वायरमेंट के लिए एक हज़ार्ड बनता जा रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो ये बात की जा रही है कि पौधों को कितना नाइट्रोजन की ज़रूरत है, सिर्फ उतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन डाला जाना चाहिए। हार्मोन ऑक्सिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल डेवलप्ड रूट्स अक्रॉस ऑल प्लांट्स इन्फ्लुएंसिंग नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन। और दूसरा जो पाथवे बनाया जा रहा है कि जिससे कि नाइट्रोजन प्रोवाइड किया जा सके, तो वो है रेगुलेटरी माइक्रो RNA MIR444 इज़ नोन टू टर्न ऑफ एटलीस्ट 5 जीन्स कॉल्ड मैट्स बॉक्स। और एक टारगेट जीन है MIR444 जिसको MADS27 कहा जा रहा है। इसकी 3 pronged इफेक्ट होंगे। एक तो ये नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन कितना होगा उसको रेगुलेट करेगा, रूट डेवलपमेंट देखेगा और स्ट्रेस को टॉलरेंस देखेगा। तो ये चीज़ कही जा रही है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर। देखिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि हम जो दवाई खाते हैं उस दवाई से हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि हमने कुछ गलत मात्रा में दवाई खा ली या ज़्यादा मात्रा में दवाई खा ली, तो उससे क्या होगा कि जो बॉडी में जो माइक्रोब गया है, बैक्टीरिया है या जो भी चीज़ है जिसकी वजह से कोई बीमारी हो रही है, अगर वो उस दवाई के हैबिचुअल हो जाए, यानी कि उस दवाई का उस बैक्टीरिया पे यानी उस प्रोटोजोआ पे कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो उससे क्या होगा, यानी कि वो दवाई हमारे लिए रिलेक्टेंट हो जाएगी, हमारे लिए वो दवाई का कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो ये अपना में एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि अगर बॉडीज़ में, ह्यूमन बॉडीज़ में ऐसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आने लगे, यानी किसी दवाई का असर ही होना बंद हो जाए, तो हमें नई दवाई बनानी पड़ेंगी जो अपने आप में एक बहुत ही डीप रिसर्च मांगती हैं, बहुत पैसा खर्च होगा और वो बहुत महंगा भी पड़ेगा। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ अ लूमिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इम्पैक्टिंग एवरी कंट्री। तो ज़्यादातर हर देश पे इसका फ़र्क पड़ रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 30% ऑफ द डेथ्स ड्यू टू न्यूनेटल सेप्सिस अक्रॉस इंडिया। तो 30% से ज़्यादा डेथ्स जो हैं भारत में वो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से ही हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से ही हो रहा है। इरेशनल एंटीबायोटिक यूज़ आपने देखी, अगर आपने एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिकल कम्युनिटी द्वारा जैसे किया जाता है, जनरल पब्लिक द्वारा किया गया, या फार्मर्स जो हैं ड्रग रेजिस्टेंट सुपर बग्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल
कि फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ चीज़ें डालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था लेजिस्लेशन जिससे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का और टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल बैन किया जाए एग्रीकल्चर में, एंड द ग्रोथ प्रमोशनल यूज़ ऑफ कोलिस्टिन इन पोल्ट्री फार्मिंग। देखिए पोल्ट्री के अंदर यानी जो मुर्गी पालन वाला काम है उसमें मुर्गियों का वज़न तेज़ी से बढ़ाया जा सके, इसलिए उनको कोलिस्टिन दिया जाता था। तो जो अब ये जब इंसान खाएगा इस पोल्ट्री को, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि वो जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बॉडी में जाएगी इंसान के, और उसके वजह से उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने की दिक्कत हो सकती है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले आता है हरांगी डैम, अभी न्यूज़ में था, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये कर्नाटका में मिलेगा। शोला फॉरेस्ट्स भी अभी न्यूज़ में हैं, तो ये पेनिनसुला भारत में मिलते हैं, ज़्यादातर केरला में और तमिलनाडु में। ऑपरेशन सरहद चलाया गया था राजस्थान पुलिस के द्वारा, जिससे कि उन स्पाइस को पकड़ा जा सके जो कि क्रूशल इन्फॉर्मेशन पास करते हैं पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स को। यानी कि जैसे राजस्थान की जो बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, तो राजस्थान के बॉर्डर पे पाया गया है कि कई लोग पाकिस्तान से इधर आ जाते हैं और भारत की जो इन्फॉर्मेशन है वो उधर बेचते रहते हैं। तो ऑपरेशन सरहद चलाया गया राजस्थान पुलिस के द्वारा। मैत्री ब्रिज है जो फेनी रिवर पर बन रहा है, और वो त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ेगा। जो त्रिपुरा में सबरूम एक जगह है, वहाँ से रामगढ़ जो बांग्लादेश के अंदर है। अरू वैली जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। अब ये रेपो रेट, अब देखिए कुछ ये टर्म्स हैं इकोनॉमी के, वो समझ लेते हैं कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई लेंड करता है पैसा बैंक्स को। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट क्या है, ये वो रेट है जिसमें आरबीआई बोरो करता है पैसा बैंक से, लेकिन इसके लिए बैंकों को आरबीआई कोई भी पैसा नहीं देगा, यानी कोई भी कोलेटरल नहीं देगा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, यानी कि पैसे की मात्रा को मैनेज करने के लिए भारतीय मार्केट में अप्रैल 2022 में ही लाया गया है। रिजर्व रेपो रेट का क्या मतलब है, ये वो रेट है जिसमें आरबीआई बोरो करता है पैसा बैंक से विद कोलेटरल, यानी इसके लिए आरबीआई बैंक से कुछ पैसा उधार ले लेगा, लेकिन उसके बदले उसको कुछ पैसा देगा। यानी ये सिर्फ इसलिए किया जाता है जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन किया जा सके, मार्केट में रुपए की जो सप्लाई है उसको बढ़ाया जाए और घटाया जाए, ये सिर्फ काम उसके लिए होते हैं। फिर आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तो ये वो रेट है जिसमें बैंक्स बोरो करते हैं एडिशनल मनी फॉर आरबीआई, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, यानी बैंक्स को कुछ एडिशनल पैसा चाहिए कुछ समय के लिए, तो उसके लिए वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई बाई करता है बिल ऑफ एक्सचेंज। कैश रिजर्व रेशो क्या है, कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होता है जो यानी कि जो हर बैंक को आरबीआई के साथ डिपॉजिट करना पड़ता है, तो इस पे बैंक्स को आरबीआई कुछ इंटरेस्ट भी पे करता है। तो सीआरआर इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन विद दी आरबीआई। नेक्स्ट आता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय शी जिनपिंग इन 2013। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है सबसे पहले शी जिनपिंग ने 2013 में अनाउंस किया था, लेकिन फॉर्मली जो कहा जाता है इसको जो लॉन्च किया गया वो 2017 में किया गया। और राहुल नार्वेकर जो हैं उनको इलेक्ट किया गया है नया स्पीकर एज अ महाराष्ट्र असेंबली। तो महाराष्ट्र के अंदर जो नई सरकार बनी है, एक नाथ शिंदे जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो वहाँ पे राहुल नार्वेकर जो हैं वो महाराष्ट्र असेंबली के नए स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। तो दैट्स ऑल। तो ये है 4 जुलाई की करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आई होप कि आपने एंड तक वीडियो देखा होगा और आपको सब समझ में आएगा। कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।